Good morning. Welcome to JKICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is छाबर पोर्ट. ये जो छाबर पोर्ट है ये आपको पिक्चर्स में दिख रहा है. कहाँ पे है ये? ईरान में है. ठीक है, ईरान में है. तो अगर आप अपने एटलस में लोकेट करो कि ये छाबर पोर्ट है कहाँ पे, उसके बाद में आपको छाबर पोर्ट के साथ आपको एक और पोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट. ठीक है, ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान पे है. जो आज आपको पता होगा चाइना ने एक बेल्ट इनिशिएटिव है, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना यहाँ से रोड डेवलप कर रहा है. तो चाइना ने ये जो ग्वादर पोर्ट है चाइना इसको डेवलप कर रहा है. तो स्ट्रैटेजिकली अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बायलैटरली या स्ट्रैटेजिकली देखें तो ग्वादर पोर्ट जो है चाइना इसको बिल्ड कर रहा है और छाबर पोर्ट को कौन बिल्ड कर रहा है? इंडिया बिल्ड कर रहा है. तो हार्डली छाबर और जो चाइना का जो पाकिस्तान में पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है. अगर हम सी से जाएं और बाय रोड से जाएं तो अप्रोक्सीमेटली 200 समथिंग का इनके बीच में किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलता है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं ये न्यूज में क्यों है. क्योंकि इंडिया ने इसको डेवलप कर रहा है. तो इंडिया ने अब इसको डिलीवर की है 2 क्रेन्स. जैसे वो बड़ी बड़ी शिप्स होती है, शिप्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए वो बड़ी बड़ी क्रेन्स यूज होती हैं. तो इंडिया ने डिलीवर की हैं 2 क्रेन्स फॉर छाबर. तो ये क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ईरान. ये कब साइन हुआ था? मई 2016 में साइन हुआ था. ये 18 मिलियन इस पे खर्चा होगा टू इक्विप एंड ऑपरेशनलाइज द पोर्ट. इंडिया का प्लान है इस पोर्ट पे फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का. ठीक है, तो ये हमें एक अच्छा इंडिकेटर दिख रहा है. ठीक है, हमें उसको एक अच्छे इंडिकेटर की तरह देखते हैं दैट द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है सम ईजिंग अप इन यूएस सैंक्शन. आपको पता है यूएस और ईरान के बीच में हमें जो है काफी जो देखने को मिला, इनके बीच में डिफरेंसेस देखने को मिले. तो यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये तक बोल दिया था कि कोई भी अगर, एक तो ईरान पे इन्होंने सैंक्शंस तो लगाई ही थी, तो यूएस ने ये भी बोल दिया कि कोई अगर इनके साथ कोई डील करता है या ट्रेड करता है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस जो है वो लग सकती है. बट इंडिया के यूएस के साथ टर्म्स अच्छे हैं तो इंडिया ने थोड़ा बार्गेन करके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो छाबर पोर्ट था इसके ऊपर काम करने के लिए परमिशन ले ली थी. बट ऑल्दो जो नई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उन्होंने क्या बोला है कि अब हम जो है फिर से री एंटर करने जाएंगे, मतलब इसके ऊपर फिर से सोचेंगे. किसके ऊपर? ईरान न्यूक्लियर डील पे. ठीक है, तो छाबर पोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान. ये जो आपको ओमान दिख रहा है, ये जो एरिया है दैट इज गल्फ ऑफ ओमान. ये वाला एरिया कौन सा है? गल्फ ऑफ ओमान. और ये ईरान का सिर्फ एक ही ओशनिक पोर्ट है. ठीक है, ईरान का ओनली ओशनिक पोर्ट ऑफ द कंट्री. तो क्यों छाबर पोर्ट जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इसके साथ अगर छाबर पोर्ट जो है इंडिया क्या करेगी? अगर छाबर पोर्ट जैसा पोर्ट नहीं होता तो अब जो है इंडिया सीधा ट्रेड कर सकती है ईरान के साथ, या ईरान के ऊपर अफगानिस्तान आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो इंडिया जो है डायरेक्ट ट्रेड कर सकती है इन कंट्रीज के साथ. उसको पाकिस्तान से होके बाईपास नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो इंडिया क्या कर सकती है? सीधा ट्रांसपोर्ट कर सकती है अपने गुड्स को पाकिस्तान पे. तो ये क्या करेगा? ये बूस्ट करेगा इंडिया का एक्सेस टू ईरान. तो ईरान जो है इसको हम बोलते हैं द की गेटवे टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट हैज सी, रेल एंड रोड रूट्स बिटवीन इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया. और ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हेल्प करेगा इंडिया को टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन द अरेबियन सी. चाइना की प्रेजेंस कैसे? ड्यू टू दिस ग्वादर पोर्ट. ठीक है, विच चाइना इज ट्राइंग टू इंश्योर बाय हेल्पिंग पाकिस्तान डेवलप द ग्वादर पोर्ट. ग्वादर पोर्ट इज लेस देन 400 किलोमीटर फ्रॉम छाबर बाय रोड एंड 100 किलोमीटर बाय सी. तो क्यों इंडिया ने इस पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करने का सोचा? क्यों?
क्योंकि ईरान जो है अब इंडिया का एक मिलिट्री एलाय बन चुका है और छाबर कुड बी यूज्ड इन केस चाइना डिसाइडेड टू फ्लेक्स इट्स नेवी मसल बाय स्टेशनिंग शिप्स इन ग्वादर पोर्ट। अगर चाइना क्या बोलती है, चाइना बोलती है कि हम जो है अरेबियन सी, ये वाली जो सी है ये अरेबियन सी है, अगर चाइना बोलती है कि अपनी नेवी प्रेजेंस या अपने मिलिट्री प्रेजेंस जो है इस ग्वादर पोर्ट के अराउंड लाती है, तो अगर चाइना को तो कोई, क्योंकि ये टेरिटरी देखा जाए ये टेरिटोरियल रीजन किसका है, ठीक है, ये इंडिया का है या पाकिस्तान का है या ईरान का है या ओमान का है। अब चाइना की इसकी प्रेजेंस में, अगर चाइना की प्रेजेंस होती है तो इंडिया को प्रॉब्लम होगी। बट चाइना अगर बोल सकता है कि ये जो ग्वादर पोर्ट है मैं इसको ऑपरेशनलाइज कर रहा हूं, तो मैं उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है मैंने अपनी आर्मी को यहाँ पे पॉइंट जो है उसको यहाँ पे स्टेशन किया है, ठीक है। तो इससे इंडिया को क्या बेनिफिट है, ट्रेड बेनिफिट इस छाबर से, इससे अगर जब छाबर पोर्ट जो फंक्शनल हो जाएगा तो इंडिया का जो इंपोर्ट होगा किसका, जैसे आयरन ओर हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, तो इंडिया का इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। इंडिया का जो इंपोर्ट कॉस्ट है ऑयल की, जो इंडिया में ऑयल आता है मिडिल ईस्ट से, वो भी इंपोर्ट कॉस्ट है ऑयल की वो भी काफी डिक्लाइन होगी इन फ्यूचर। तो इंडिया हैज ऑलरेडी इंक्रीज्ड इट्स crude purchased from Iran since the West imposed ban on the Iran was lifted। जब आपको पता है वेस्ट जो कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, जब उन्होंने ईरान पे जो इम्पोर्ट था, जो ईरान पे उन्होंने जो सैंक्शंस लगाई थी, जब वो हटाई, जब वो लिफ्ट की, तो तब उसके बाद से इंडिया ने अपना जो क्रूड परचेज है ईरान से वो काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, ठीक है। अगर हम फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक परस्पेक्टिव से देखें तो छाबर पोर्ट कुड बी यूज्ड एज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कुड बी कोऑर्डिनेटेड। तो ये जो पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वन इज छाबर पोर्ट एंड अदर इज ग्वादर पोर्ट। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि जो छाबर पोर्ट है वो कहाँ पे है, ग्वादर पोर्ट है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट इज प्रबुद्धा भारत। तो ये जो प्रबुद्धा भारत है इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, इज रिलेटेड टू रामाकृष्ण। आपको पता है कि अगर आप किसी ने थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है तो उनको पता होगा रामाकृष्ण मिशन है जो विच वॉज स्टार्टेड बाय द स्वामी विवेकानंद। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि पीएम जो हमारे पीएम है उन्होंने एड्रेस किया है द 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्धा भारत। वो क्या है, ये एक मंथली जर्नल है किसका, ऑफ द रामाकृष्ण ऑर्डर का, जो किसने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बाय द स्वामी विवेकानंद इन 1896। तो ये जो जर्नल है प्रबुद्ध भारत हैज बीन, ये एक इंपॉर्टेंट मीडियम है किसके लिए, फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ इंडियाज एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल है। तो इसकी जो पब्लिकेशन थी वो स्टार्ट हुई थी चेन्नई से, जहां पे ये कंटिन्यूड हुई फॉर 2 years। उसके बाद ये अल्मोड़ा से इसकी जो पब्लिकेशन थी वो स्टार्ट की गई। तो इन अप्रैल 1899 में द प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन जो थी इसकी जर्नल की वो अल्मोड़ा से कहाँ शिफ्ट कर दी गई, अद्वैता आश्रम से। तो अभी जो है वो वहां से ये कॉन्टिन्यूसली पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो जो है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक तो स्वामी विवेकानंद से ये है, ठीक है। तो प्रबुद्ध भारत क्या है, एक तो आपको याद रखना है ये इंग्लिश जर्नल है। ये किसने स्टार्ट की थी, ये स्वामी विवेकानंद ने शुरू की थी और ये इंग्लिश मीडियम में है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल है। तो बहुत ज्यादा जो ग्रेट पर्सनालिटीज थे उन्होंने अपना इम्प्रिंट छोड़ा है इसकी जो प्रबुद्ध भारत की जो पेजेस हैं उस पे, ठीक है, जिन्होंने इंडियन फिलोसफी की बात की है, इंडियन कल्चर की बात की है, स्पिरिचुअलिटी की बात की है, हिस्ट्री की बात की है, साइकोलॉजी हो चाहे आर्ट हो, कोई भी अदर जो सोशल इश्यूज हैं उसके बारे में इसके जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे वो जुड़े थे और उन्होंने इनके बारे में मेंशन किया था। तो हम अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात करें तो वो कौन लोग थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, फिर उसके बाद सर अरबिंदो घोष, फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन एज वेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस जर्नल को ओवर द इयर्स। तो इसीलिए आपके लिए ये जो जर्नल है ये आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी लैंग्वेज में है एंड दिस जर्नल इज स्टार्टेड बाय whom। नेक्स्ट इज
नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो अभी आपने लास्ट संडे को देखा होगा कि पोलियो जो पल्स पोलियो जो थी, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो बच्चों को दी गई। ठीक है, तो नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इंडिया में थी वो कब स्टार्ट हुई? 31 जनवरी 2021 को। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? इस कॉमनली या नोन, इसको क्या बोला जाता है? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं चिल्ड्रन को इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 5 years. The polio vaccination program is conducted twice a year, usually in the early month, जैसे जनवरी फरवरी में। The pulse polio program always begin on a Sunday, जिसको बोला जाता है पोलियो रविवार। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि पोलियो जो है वो डिजीज है, और वो कौन सी डिजीज है? तो पोलियो क्या है? पोलियो एक वायरल डिजीज है। तो आपके, अगर आपने एसएसबी के सिलेबस को गो थ्रू किया है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में आपको जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस में आपको पोलियो भी पढ़नी है। तो पोलियो क्या है? ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है नर्व सेल को, जो नर्व सेल आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से पैरालाइज हो जाता है और मसल वीकनेस हो जाती है टू सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इट इज ए कंटेजियस डिजीज, इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। ये इफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसमिट होती है? या तो ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से पास होती है, या तो किससे? थ्रू द फीकल ओरल रूट से। ठीक है, तो ये जो है, ये जो वायरल है, ये प्राइमरीली ग्रो करता है और मल्टीप्लाई हो जाता है आपके इंटेस्टाइन में, और फिर वहां से ये आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और पोलियो कॉज करता है। ठीक है, तो पोलियो क्या है? एक वायरल डिजीज है। तो उसी के लिए एक वैक्सीन दी जाती है जिसको बोला जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये हमें अभी रिलीज हुआ है, हमें देखने को मिला है, ये अभी रिलीज हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन रिलीज करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये करप्शन परसेप्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि जिन कंट्रीज में करप्शन है, ये उनको मतलब करप्शन बताता है कि इन कंट्रीज में जो है करप्शन है। तो ये एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जो हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द 12 सर्वेज, और इससे फिर नेशंस को रैंक किया जाता है अराउंड द ग्लोब। तो ये जो है आजकल एक बेंचमार्क बन रहा है किसके लिए? फॉर द परसेप्शन ऑफ करप्शन। और ये जो परसेप्शन ऑफ करप्शन है, ये यूज किया जाता है बाय द एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर। अगर कोई इन्वेस्टर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, उनको कहीं किसी देश में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो ये इंडेक्स को देखते हैं। तो ये जो इंडेक्स है, ये ऑल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर करप्शन एंड टेक नोट्स ऑफ रेंज ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं वो? कि जैसे कि क्या जो ब्राइबरी कितनी ली जा रही है, या जो करप्शन कर रहे हैं कि वो उनको कोई सजा मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, वेदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्ड टू द सिटीजन नीड्स और नॉट। तो ये रैंक करता है 180 कंट्रीज को। ठीक है, 180 कंट्रीज को ये रैंक करता है। और ये जो इसका स्केल है वो 0 से 100 तक है। अगर तो 0 मार्क्स आया है तो इसका क्या मतलब है? कि वो हाईली करप्ट है। अगर उसके 100 मार्क्स आए हैं तो वो वेरी क्लीन है। इंडिया की जो इस साल की परफॉर्मेंस रही है, वो 6 जो प्लेसेस हैं वो स्लिप कर चुका है। पिछले साल उसका रैंक 80 था, इस साल इंडिया का रैंक आया है 86 रैंक आया है इंडिया का। इंडिया का स्कोर है वो बिलो द एवरेज स्कोर है एशिया पैसिफिक रीजन की, अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो चाइना की जो पोजीशन है वो कितने नंबर है? 48th पोजीशन पे है चाइना, 78th पोजीशन पे है चाइना, और इंडिया ने उससे 2 मार्क्स जो हैं वो कम स्कोर किए हैं, और फिर भी चाइना हमसे कितने नंबर आगे है? वो 78th नंबर। तो इस लिस्ट को किसने टॉप किया है? इस लिस्ट को न्यूजीलैंड ने टॉप किया है और डेनमार्क ने, दोनों ने टॉप किया है। दोनों के 88 पॉइंट थे। तो सबसे लास्ट में कौन सी कंट्रीज हैं? साउथ सुडान एंड सोमालिया। ठीक है, ये दोनों लास्ट में है, इनके 12 स्कोर आए हैं। ठीक है, द लेटेस्ट एडिशन जो सीपीआई का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, वो हाईलाइट करता है द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू कोविड-19
comparing countries' performance in the index to their investment in healthcare and the extent to which democratic norms and institutions have been weakened during the pandemic. एसएसबी में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, एसएसबी लेवल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज बाय हुम, और इंडिया का कौन सा रैंक आया है। तो केएस में आपसे पूछा जा सकता है कि चाइना कितने हमसे पीछे है, और लाइक इसकी जो इसकी एम है इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, वो क्या क्या रही है। द नेक्स्ट न्यूज इज सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस टू 2022। सेंटर के क्या करेगा, वो पोस्टपोन करने जा रहा है। आपको पता है कि जो सेंसस है हर 10 साल में एक बार सेंसस हमें देखने को मिलता है। अभी 2021 में सेंसस जो था वो आना था, अब सेंटर जो सोच रही है इसको पोस्टपोन करने का 2021 में। द सेंटर इज ऑन ट्रैक टू पुश द सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस टू 2022। सेंटर अब क्या कर रहा है, इज ऑन ट्रैक है, वो पुश करना चाहता है कि जो सेंसस है 2021 का 22 पे पुश करना चाहता है। ठीक है, क्यों, किसकी वजह से, क्या रीजन से, ड्यू टू द प्रीऑक्युपेशन विद द कोविड-19 पैंडेमिक। वैसे तो बैकग्राउंड अगर हम इसका देख ले तो सेंटर जो सेंसस की एक्सरसाइज थी वो कंडक्ट की जाती है 2 फेसेस में, जिसको बोला जाता, पहला फेज कौन सा है, हाउस लिस्टिंग, और दूसरा कौन सा है, हाउसिंग सेंसस। ये अप्रैल टू सितंबर 2020 के दौरान होना था। एंड जो पॉपुलेशन इनोमरेशन है वो कब होनी थी, पहला वो होनी थी February 9 से लेकर February 28, 2021 में। ठीक है, द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस एंड अपडेटिंग ऑफ द नेशनल पब्लिक रजिस्ट्रार वर इनिशियली टू रोल्ड आउट इन सम स्टेट ऑन April 1, 2020 बट वर पोस्टपोन ड्यू टू द पैंडेमिक। आपने ये न्यूज में सुना होगा बहुत, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री, ठीक है, ये जो होनी थी अप्रैल में बट पोस्टपोन हो गई ड्यू टू द पैंडेमिक की वजह से। तो अब हम बात करते हैं सेंसस की। सेंसस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपसे जो डेमोग्राफिक जो डाटा है उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो सेंसस होता क्या है, सेंसस ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किस पे, साइज पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, सोशल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक पे एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो पहली बार जो सेंसस जो स्टार्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बार जो सेंसस कब किसने किया था, पहली बार इंडिया में सेंसस हुआ था 1872 में, अंडर किसके, लॉर्ड मयो। ठीक है, लॉर्ड मयो के अंडर ये सेंसस पहली बार इंडिया में कंडक्ट किया गया, जिसने इसको हेल्प किया एक न्यू पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को फ्रेम करने के लिए, और जो एरियाज उसमें दिखाए गए थे बहुत कम थे, मतलब कम डेवलप्ड थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो पहला सिंक्रोनस सेंसस हमारे इंडिया में कब शुरू हुआ, 1881 में। उसके बाद से सेंसस जो है वो हमें हर 10 साल में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हु कंडक्ट्स दिस सेंसस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंडक्ट करने की सेंसस की किसके पास होती है, होम मिनिस्ट्री के पास। तो कौन कंडक्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक ऑफिस है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये दोनों एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ये लोग जो हैं कंडक्ट करते हैं सेंसस को हर 10 साल में। सेंसस जो है ये सबसे ज्यादा क्रेडिबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, डेमोग्राफी के बारे में बताता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताता है, लिटरेसी के बारे में बताता है, एजुकेशन के बारे में, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एम्यूनिटीज के बारे में, अर्बनाइजेशन के, फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी के बारे में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, और लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, तो हमें ये कितनी इंफॉर्मेशन एक सेंसस से देखने को मिलती है। तो बोला जाता है, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं अगर मैं, तो ऋग्वेदा रिवील करता है दैट सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज मेंटेन ड्यूरिंग, ठीक है, 800 और 600 बीसी के दौरान भी इंडिया में जो पॉपुलेशन काउंट जो था वो देखने को मिला था। ये कहाँ मेंशन्ड है, ऋग्वेदा में। और एक कौटिल्य का नाम सुना ही होगा अगर किसी ने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी है तो, ठीक है। कौटिल्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र।
3rd सेंचुरी BC में ये बुक लिखी गई थी और बोला जाता है कि उस बुक में भी कुछ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं एज अ मेजर ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। तो अगर मैं मुगल किंग की बात करूं तो अकबर की एक रिपोर्ट है, एक बुक का नाम है N.A. अकबरी। क्या नाम है बुक का? N.A. अकबरी। तो उसमें जो है वो एक तरह की वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, उसमें जो पॉपुलेशन के बारे में भी मेंशन किया गया है कि जो पॉपुलेशन काउंट किया गया था, ठीक है, तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये बिल जो है लोकसभा में पास हो चुका है, अब ये बिल राज्यसभा में आएगा इस बजट सेशन के दौरान। तो अगर मैं कुछ इसकी हाइलाइट्स बताऊं इस बिल की तो क्या है, अभी जो एबॉर्शन की प्रेगनेंसी के एबॉर्शन की जो एज अपर जो टाइम लिमिट है कितना है 20 वीक्स। तो इस बिल में सोचा जा रहा है कि उसको जो है 24 वीक्स कर दिया जाएगा अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। द स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन इंक्लूड रेप सर्वाइवर्स, विक्टिम ऑफ इनोसेंट या डिफरेंटली एबल्ड एंड माइनर्स के लिए, ठीक है। इन वुमेन्स के लिए सोचा जा रहा है कि जो ये प्रेगनेंसी की जो अपर लिमिट है उसको बढ़ा के एबॉर्शंस की वो 24 वीक्स जो है वो करी जा रही है। द बिल प्रपोजेस रिक्वायरमेंट ऑफ द, तो बिल क्या बोलता है कि कितने एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है ओपिनियन चाहिए फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स। अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो एक मेडिकल ऑफिसर की जो है वो ओपिनियन चाहिए। अगर 24 वीक्स तक अगर किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो फिर कितने डॉक्टर्स की परमिशन चाहिए? 2 डॉक्टर्स की परमिशन चाहिए, ठीक है। तो ये बिल हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बोला जाता है कि जो प्रेजेंट अबॉर्शन लॉ है जो कितना पुराना है, 5 डिकेड्स ओल्ड है, जिसमें अब जो प्रेगनेंसी की जो टर्मिनेशन की वीक्स कितनी है 20 वीक्स, ठीक है। तो अब जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है कि इसको जो गेस्टेशन पीरियड है वो अबॉर्शन का वो बढ़ा के कितना कर दो, बियॉन्ड 20 वीक्स, ठीक है। जो बात की जा रही है 24 वीक्स की। तो बिल ने कुछ अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको बताई, कुछ अमेंडमेंट्स लाने का सोच रहे हैं और उस अमेंडमेंट में बोला गया कि एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा प्रेगनेंसीज बियॉन्ड 24 वीक्स, ठीक है। अगर 24 वीक्स के बियॉन्ड भी प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा और वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि अगर कोई फीटल में नॉर्मेलिटीज हैं तो उस प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट करना है कि नहीं। तो हर बोर्ड में एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट होगा, एक सोनोलॉजिस्ट होगा और एक पीडियाट्रिशियन होगा, ठीक है। और कुछ मेंबर्स भी होंगे जो स्टेट प्रिस्क्राइब्ड करेगी। तो ये बोर्ड जो होगा ये क्यों बनेगा? अगर प्रेगनेंसी को जो है वो 24 वीक से ज्यादा अगर कोई फीटल में एबनॉर्मेलिटीज हैं तो उसके लिए ये बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा। तो ये एक कुछ लेटेस्ट स्टडी की गई तो उसमें बोला जा रहा है कि अगर ये क्रिएशन ऑफ दिस बोर्ड जो है वो अनफिजिबल है, क्योंकि 82% ऑफ द पोस्ट जो है वो वैकेंट है हमारी कंट्री में, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि दिस इज नॉट फिजिबल। चलो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे जब ये बोर्ड बनता है और ये बिल पास होता है। अभी ये बिल जो है वो राज्यसभा में आएगा और इस बजट सेशन में देखते हैं कि वो जो है पास होता है या नहीं। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की मैं अगर बात करती हूं तो ये क्या है, एक ये स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो एस्टैब्लिश की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू कम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री। ये कितने सेक्शन में है? अंडर सेक्शन 38 क्लॉज Z ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है ये किसके कौन से एक्ट के अंडर आती है? ये आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972, तो उसकी सेक्शन है 38 क्लॉज Z के अंडर जो है वो आती है और इसका काम क्या है? कम्बैट करना ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम को इंडिया में, ठीक है, और कलेक्ट करना, इंटेलिजेंस को भी कलेक्ट करना जो रिलेटेड होती है टू ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज से।
तो ये क्या है, ये डिसमिनेट करता है ये पूरी इंटेलिजेंस स्टेट को भी और अदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी, ताकि उस पर इमीडिएट एक्शन ले सके कि क्रिमिनल्स को जो है वो सजा मिल सके। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हाथी की वो होती है, हाथी के दांत की टेरिफिंग होती है, या शेर की जो खाल होती है उसकी टेरिफिंग होती है, तो उन सब की क्राइम के अगेंस्ट जो है ये बॉडी बनी है, ठीक है। और ये एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक भी एस्टैब्लिश करता है और असिस्ट करता है फॉरेन अथॉरिटीज को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो कंसर्न्ड होती हैं, ठीक है, टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड यूनिवर्सल एक्शन फॉर द वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो। तो ये जो है ये बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर है, ठीक है। और ये कब कौन से एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अंडर सेक्शन 38 क्लॉज जेड। तो इसका काम क्या है? इसका काम है इंटेलिजेंस इकट्ठी करना रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज और कम्बैट करना ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को इन द कंट्री। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आने वाली न्यूज के लिए आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।